और रेडियो एक्टिविटी में हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो अब देखो ये पोर्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम लोगों ने 1 बाय 1 सारे मॉडल सीखे थे कैसे एटम डेवलप हुआ, वैसे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को लेके भी बहुत मल्टीपल स्टेप्स में स्टडी हुई। जब रेडियो एक्टिविटी के नोटिस में आया तो साइंटिफिक कम्युनिटी के दिमाग में थॉट आया कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी नोटिस में आई। तो सबके दिमाग में क्वेश्चन ये था कि हम चेक करेंगे कि न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है। अब जैसे ही इस बात पे स्टडी स्टार्ट हुई कि न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है, तो ये बहुत ऑब्वियस चीज लगी सबको कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, तो प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ रिपल्शन लगेगा, तो इस वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। और ये बहुत ही कन्विंसिंग बात थी, ज्यादातर को क्लिक करके किसी ने इसका अपोज नहीं किया। ठीक है, कि प्रोटॉन का प्रोटॉन से रिपल्शन लगेगा, प्रोटॉन एक दूसरे के बहुत पास है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो देयर इज अ हैवी रिपल्शन, उसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। लेकिन जैसे ही ये बात लोगों को समझ में आई कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि ये तो समझ आ गया न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, लेकिन बाकी न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होते हैं, अब ये कैसे पता चलेगा? पॉइंट समझ आया? तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो अपनी स्टडी स्टार्ट करी रेडियो एक्टिविटी की वजह से, वो इस थॉट से स्टार्ट करी कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों है या रेडियो एक्टिविटी के क्यों नोटिस में आ रहा है? तो स्टडी वाज व्हाई न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। बट ये बात तो बहुत जल्दी क्लिक कर गई कि न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है, लेकिन जैसे ही ये क्लिक करा कि न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होता है। समझ आई बात? तो फिर एक सिस्टमेटिक स्टडी स्टार्ट हुई, इसलिए मैंने आपको टाइटल दिया स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। और तो हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो मैं आइडली पढ़ना चाहिए था कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, बिकॉज हम लोग स्टडी कर रहे हैं कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी की स्टडी के हिसाब से हमारे पास जो लॉजिक आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था कि न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है, बट हम स्टडी क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ लो कि अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस तो टेंशन ही नहीं बनी साइंटिफिक कम्युनिटी के, प्रॉब्लम बन गई दूसरी कि न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है, मतलब जो सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है। तो अब आप जानते हो कि अगर हम किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस को फर्स्ट गो में स्टडी कर रहे हैं या स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं, तो जो चीज हमें जिस प्रोसेस या फिनोमेनन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, उसमें सबसे पहला काम क्या होता है? डेटा कलेक्शन। कि आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसे कलेक्ट करके एक फॉर्मेट में सेट करो। तो सबसे पहला काम साइंटिफिक कम्युनिटी ने यही करा, जिसके लिए मैंने पहली थ्योरी का नाम लिखा है इवन एंड ऑड प्रोटॉन ऑफ न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट टाइटल आपको ये लिखना है, इवन एंड ऑड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने नोटिस करा कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही पता चलेगी। सो दे हैव अरेंज्ड ऑल द न्यूक्लियस नोन एट दैट टाइम इन अ टेबुलर फॉर्म, जिसमें उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर लिखे गए और साथ में ये लिखा गया कि वो न्यूक्लियस स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो जब एक ऐसी लिस्ट अलग करी गई जिसमें सारे स्टेबल न्यूक्लियस थे, सो दे नोटिस कि उस स्टेबल लिस्ट वाली लिस्ट में 160 स्टेबल न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनके प्रोटॉन का नंबर भी इवन होता है और न्यूट्रॉन का नंबर भी इवन होता है। सो दे हैव इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब स्टेबिलिटी वाली लिस्ट में सबसे ज्यादा न्यूक्लियस ऐसे थे जिनके प्रोटॉन का भी नंबर इवन था और न्यूट्रॉन का नंबर भी इवन था। क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन था, लिस्ट में दिखाई दे रहा था, तो सबको लग रहा था कि ये फिनोमेनन कुछ काम करेगा। देन दे नोटिस द अनदर थिंग कि लगभग 50 स्टेबल न्यूक्लियस ऐसे थे जिनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन था और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था, या फिर 50 स्टेबल न्यूक्लियस ऐसे थे जिनमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन थे और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे। दिस इज टेंटेटिव नंबर, दिस इज नॉट एग्जैक्ट नंबर। सो अप्रोक्सीमेटली 160 स्टेबल न्यूक्लियस ऐसे थे जिनमें इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन थे, 50 स्टेबल न्यूक्लियस ऐसे थे जिसमें इवन प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन, और 50 न्यूक्लियस ऐसे थे जिसमें ऑड प्रोटॉन ऑड इवन न्यूट्रॉन था। इसके पहले कि साइंटिफिक कम्युनिटी इसमें कुछ कंक्लूड करती, इसमें एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुई। 4 स्टेबल न्यूक्लियस ऐसे मिले जिनमें ऑड प्रोटॉन और ऑड न्यूट्रॉन थे, और वो 4 न्यूक्लियस अगर आप याद रखोगे तो आपको स्टेबल न्यूक्लियस पहचानने में आसानी रहेगी। सो ऑड प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन के केस में ड्यूटेरियम, लिथियम, बोरॉन और नाइट्रोजन 4 स्टेबल न्यूक्लियस मिले। तो अब इस डेटा से कुछ भी कंक्लूड नहीं हो पाया, क्योंकि अगर हम इससे ये कंक्लूड करें कि जिन न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर ऑड होता है वो अनस्टेबल होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ड्यूटेरियम, लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं।
अगर हम ये बोले कि इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन स्टेबल होता है, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसे कुछ न्यूक्लियस हैं जिनमें इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन होने की वजह से भी अनस्टेबिलिटी है। तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर इवन और ऑड से कुछ कंक्लूड तो नहीं हो पा रहा है, बट हम ये तो बता ही सकते हैं कि जिस न्यूक्लियस के पास इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन है उसके स्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। या बेटर टू से, अगर हमने एक बहुत बड़ी लिस्ट में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले नंबर अलग अलग कर लिए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन है, क्योंकि 160 में से वो एक होगा। और अगर ऑड प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन होगा तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि वो स्टेबल है, क्योंकि वो 4 में से एक होगा। ये बात समझ में आई? बट इससे कंक्लूड कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप किसी भी न्यूक्लियस के प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर इवन ऑड चेक कर लो, you can't conclude whether it is stable, whether it is unstable, या whether it is more stable, whether it is less stable, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं आ सकता। केवल क्या कंक्लूड किया जा सकता है कि उन न्यूक्लियस का नंबर सबसे ज्यादा होता है जिनके अंदर स्टेबिलिटी लिस्ट में जिनमें इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन है, और उन न्यूक्लियस का नंबर सबसे कम होता है स्टेबिलिटी लिस्ट में जिनमें ऑड प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन। बस इतना ही कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि उल्टी बात पूछ लेते हैं वो। they'll write a statement, which of the following statement is correct, and they write if a nucleus has even proton even neutron, it is more stable than the nucleus having odd proton odd neutron। तो ये स्टेटमेंट गलत है। समझ आया? इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन ऑड प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन से स्टेबिलिटी रिलेट नहीं कर सकते हैं। केवल क्या रिलेट कर सकते हैं? स्टेबिलिटी वाली लिस्ट में उसका नंबर ज्यादा है, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकते। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? उसके सेकंड नंबर टेक्निक आई जब ये चीज नहीं काम करी। भाई पहला काम क्या हुआ? सारा डेटा कलेक्ट करा, ऑब्जर्वेशन फिट किया, बट ऑब्जर्वेशन काम नहीं किया। तो फिर क्या करा गया? दूसरा ऑब्जर्वेशन अप्लाई करा गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं मैजिक नंबर, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है कि पहले आप कठिन काम नहीं करना चाहते, हम सोचते हैं तुक्का मार के काम चल जाए, कुछ भी इधर उधर भिड़ाएं और फिट हो जाए तो काम खत्म हो। तो ये मतलब एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो कोई भी काम अगर हम करना चाहें तो व्यवस्थित तरीके से पहले कोई नहीं करना चाहता। हर आदमी चाहता है कि कुछ शॉर्टकट लग जाए और काम बन जाए। जब उसको पता चल जाता है कि कोई शॉर्टकट नहीं लगने वाला है, पूरे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब वो तरीके से काम करना शुरू करता है। और ये हर जगह रिफ्लेक्ट आउट होता है। अभी देखो इसमें भी यही चीज समझ आ रही है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने पहले देखा कि इवन प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन इवन प्रोटॉन, किससे पता चल जाए तो काम बन जाएगा, फेल हो गए। दूसरा टेक्निक देखो लगाया मैजिक नंबर। मैजिक नंबर्स में उन्होंने क्या नोटिस करा कि अगर हम न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को देखें तो जिनके पास 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, वो सब स्टेबल न्यूक्लियस मिलते हैं। ऑल दोस न्यूक्लियाई आर स्टेबल जिनके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नंबर मैजिक नंबर से मैच करते हैं। तो ये जो नंबर है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 को मैजिक नंबर्स बोलते हैं। दीज आर मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन नंबर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला एग्जांपल देखो आप, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम 2He4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, दोनों मैजिक नंबर, डबली मैजिक, बहुत हाई स्टेबल न्यूक्लियस। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, डबली मैजिक, हीलियम न्यूक्लियस बहुत स्टेबल होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा गया टिन के साथ। टिन का एटॉमिक नंबर 50, एटॉमिक नंबर 50। तो देखो उसके प्रोटॉन का नंबर मैजिक नंबर से मैच कर रहा है। तो प्रोटॉन का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई मिलते हैं। प्रोटॉन के लगभग टिन के लगभग 10 नेचुरली अकरिंग स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन का नंबर 50 है। तो जो टिन है उसके लगभग 10 आइसोटोप ऐसे एक्सिस्ट करते हैं जो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगेन फॉलोइंग द मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद और भी एलिमेंट जैसे देखे गए तो यूरेनियम का डिके होने के बाद देखो फाइनली लेड मिलता है 82 लेड 206। तो देखो ये भी मैजिक नंबर से मैच कर रहा है 82 से। एक और सीरीज मैंने आपको बताई थी डिसइंटीग्रेशन में, उसमें 82 लेड 207 मिलता है, 82 लेड 208 मिलता है। केवल एक आर्टिफिशियल सीरीज थी, इसमें बिस्मथ मिलता था। बाकी सब नेचुरल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज अगर आपको याद हो तो उसमें सब में फाइनल प्रोडक्ट लेड होता था। एटॉमिक नंबर 82 मैजिक नंबर से मैच कर रहा है, इसलिए स्टेबल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब इसमें जो लेड 208 है ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि ये डबली मैजिक है। इसके प्रोटॉन का नंबर 82, न्यूट्रॉन का नंबर 126, दोनों नंबर मैच कर जा रहे हैं। सो दिस इज अगेन फॉलोइंग द लॉजिक ऑफ मैजिक नंबर्स। तो ये भी हमारी एक थ्योरी वर्कआउट करी, बट इससे भी आप कुछ मेजरली कंक्लूड नहीं कर सकते एक्सेप्ट द थिंग कि अगर आपको कोई स्टेबल न्यूक्लियस दिया जाए तो आप उसके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नंबर मैजिक नंबर से मैच करा के बता सकते हो कि ये स्टेबल है।
बट ये नहीं बता सकते कि वो स्टेबल क्यों है। पॉइंट समझ में आया? मतलब इस शॉर्टकट से ये तो फायदा हुआ कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस आएगा तो हम बता सकते हैं वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। बट ये चीज हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि वो स्टेबल है, तो ये लर्न करने में तो हेल्प कर सकता है, बट इससे लॉजिक नहीं पता चलेगा। आप ये नहीं बता सकते ये स्टेबल क्यों है, या ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, या ये कम स्टेबल क्यों है, या ये अनस्टेबल क्यों है। चारों बातों के जवाब नहीं बताए जा सकते। अगर हमसे पूछा जाए कि 82 लेट 208 को बाकियों से कंपेयर करो, या 10 को लेट से कंपेयर कर दो, या अल्फा पार्टिकल को बाकियों से कंपेयर कर दो, तो वी डोंट हैव एनी आंसर। या ये कोई भी न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल क्यों है, क्यों नहीं बता सकते, स्टेबल क्यों है ये भी नहीं बता सकते। तो इन दोनों थ्योरीज से कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन तो सामने आए, बट काम की बात नहीं पता चली। तो अब जब ये पता चल गया कि कुछ आउटपुट नहीं आ पा रहा है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने थोड़ा सिंसियर एफर्ट लगाने शुरू किए, और फिर इस सीरीज में सबसे पहले ब्रेक थ्रू मिला। ऑल्दो बहुत सारी थ्योरीज इन बिटवीन है, तो मैंने आपको सिर्फ वो थ्योरी बताई है जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी रेलेवेंसी है। जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हम केवल वही मॉडल्स पढ़ते थे जिनका फाइनल मॉडल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। अदरवाइज बहुत सारे मॉडल डिजाइन हुए लेकिन हम सब नहीं पढ़ते। वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई। वी आर फोकसिंग ओनली ऑन दोज थ्योरीज जो प्रैक्टिकली फाइनल थ्योरी में या हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, या जो मोर रेलेवेंट है। तो उसमें हम लोग तीसरी थ्योरी लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको नोट डाउन करना शुरू करना है। सो राइट डाउन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। राइट डाउन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के केस में ये नोटिस करा गया कि बहुत सारे न्यूक्लियस के बारे में जब स्टडी करी गई तो इट इज बीन ऑब्जर्व कि जो न्यूक्लियस का अपना मास होता है वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स के मास से थोड़ा कम होता है। यानी जैसे अगर हमने मान लो हीलियम न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो हीलियम न्यूक्लियस का जो मास है उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर हम 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का अलग से मास निकालें और हीलियम न्यूक्लियस का मास निकालें, तो हीलियम न्यूक्लियस का मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास से कम होता है। तो ये जो मास कम होता है इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो इसको नोट डाउन करिए। सो राइट डाउन द टाइटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये हमारी थ्योरी का नाम है। अभी मैं समझा रहा हूँ इसमें क्या इंटरप्रिटेशन आता है। आप पहले टाइटल लिख लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इस थ्योरी से हम लोग स्टेबिलिटी अभी डिसाइड करेंगे। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट mass of nucleus it is observed that mass of nucleus of an atom is lesser than mass of nucleus of an atom is lesser than the mass of its constituents. Constituents means proton and neutron. It is observed that mass of the nucleus of an atom is lesser than the mass of its constituents, which is proton and neutron. ठीक है। अगले पॉइंट में लिख लीजिए, दिस डिफरेंस ऑफ मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। This difference of mass is known as mass defect. This difference of mass is known as mass defect. और ये जो difference of mass आया है ये एक्चुअली में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। So mass defect is converted into energy known as binding energy. Mass defect is converted into energy known as binding energy. Mass defect is converted into energy known as binding energy. तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। सो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। c जो है वो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, और मैंने जब आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि अगर 1 AMU का मास लॉस होता है तो उससे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी कभी डायरेक्ट कैलकुलेट करना होगा
तुम्हारा डायरेक्ट तरीका क्या होगा, मास डिफेक्ट में 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इनटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक की बात समझ आई पहले आपको? तो पहले केयरफुली नोट कर लो सब, फिर मैं आगे समझाता हूँ। अब देखो जब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ गई तो इससे हम उसको स्टेबिलिटी से रिलेट कर पा रहे हैं। तो द कॉन्सेप्ट इज कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन से प्रोटॉन का रिपल्शन लग रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी ने कॉम्पनसेट कर दिया और नेट में सिस्टम की एनर्जी रिलीज हो गई या डिक्रीज कर गई, तो ये सिस्टम स्टेबलाइज कर गया। लाइक अगर आपको एग्जांपल समझाऊं, जो हम लोग एटम की स्टेबिलिटी पढ़ते थे तो कैसे समझते थे कि एक इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से मूव कराते हुए ऑर्बिट तक लेके आए, तो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव था, तो एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती चली गई। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में आ गया हाइड्रोजन एटम के, तो वहां से इसकी एनर्जी हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी माइनस में होने का मतलब क्या है, कोई उतनी एनर्जी लॉस कर चुका है वो। तो अब जब तक कोई एक्सटर्नल सिस्टम उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं देगा, तब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काटता रहेगा और उसके फील्ड से फ्री नहीं हो सकता, इसलिए वो सिस्टम स्टेबल है। बस वही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होकर न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस फॉर्मेशन में उन्होंने अपने मास को लॉस कर दिया और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप एक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी बोल सकते हो, या इसकी वजह से जो फोर्सेस डेवलप होंगे उसको न्यूक्लियर फोर्सेस बोल सकते हो। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ओवरकम कर जाते हैं, और न्यूक्लियर फोर्सेस की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए न्यूक्लियस स्टेबल होता है। राइट? जब ये चीज समझ आ गई कि बाइंडिंग एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हुई उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कॉम्पनसेट करके सिस्टम को स्टेबलाइज कराया, तो अब क्वेश्चन आया कि कोई भी सिस्टम कोई ज्यादा क्यों स्टेबल है और कम क्यों स्टेबल है। तो हम इसे बाइंडिंग एनर्जी से कंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हुआ कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन थे, इससे डिसाइड हो रहा है। तो जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे उसके पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आ सकती है, बट उसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को भी ज्यादा ओवरकम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए टर्म यूज करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो न्यूक्लियन होता है हमारे लिए, दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये टर्म आप लिख लीजिए, न्यूक्लियन इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम इज न्यूक्लियन का नंबर, यानी कि यू कैन से इट इज सिंपली मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज number of nucleons is equal to sum of number of proton and number of neutron। तो अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना पड़ेगा तो इट इज बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यू कैन सिंपली राइट मास नंबर। तो अगर शॉर्ट में लिखना हो तो इट इज बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर लिख रहे हैं हम लोग बेसिकली, बिकॉज़ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मास नंबर। तो अब जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा आएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये रिजल्ट फाइनली लिख लीजिए, the nucleus having more binding energy per nucleon is more stable। the nucleus having more binding energy per nucleon is more stable, यानी कि पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी हमें रिलीज हो रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि सिस्टम कितना ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। तो अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का अगेंस्ट द मास नंबर प्लॉट किया गया। सो वी हैव प्लॉटेड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट मास नंबर। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल प्लॉट आता है जो मैंने बनाया हुआ, वो प्लॉट लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशंस पर फोकस कर लो। सो इफ यू प्लॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो यू नोटिस कि जो आयरन 56 है उसकी देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा दिख रही है। यू नोटिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयरन इज हाईएस्ट, यानी आयरन से कम मास नंबर के जो न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल है, और आयरन से ज्यादा मास नंबर वाले जो न्यूक्लियस है उनमें भी अनस्टेबिलिटी आ रही है। बट आयरन से पहले वाले न्यूक्लियस में कुछ कुछ जगहों पे एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे आप हीलियम देखो, कार्बन देखो, ऑक्सीजन देखो, समझ में आ रही बात। जबकि हाइड्रोजन देखो एकदम बहुत नीचे है बॉटम पे, हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल ड्यूटेरियम है। कुछ कुछ जगहों पे नोटिस देखना है आपको, ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाइड्रोजन से ज्यादा है।
तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल है। हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो ट्राइटियम है, बहुत ध्यान से समझना, कई बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ड्यूटेरियम इज नॉट रेडियो एक्टिव इज ट्राइटियम। सो हाइड्रोजन से प्रोटियम से ज्यादा स्टेबल ड्यूटेरियम फॉर्म है। फिर इधर देखो हीलियम न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, कार्बन न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है और आयरन न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। और उसके बाद देखो स्टेबिलिटी सब्सिक्वेंटली डिक्रीज कर रही है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं स्टेबिलिटी डाउन होती चली जा रही है। ठीक है, 83 बिस्मथ लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है, उसके बाद के सब न्यूक्लियस अनस्टेबल काउंट करते हैं, सब रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हाईलाइट करके लिख लेना है। तो राइट डाउन, अगर आपको प्लॉट बनाना है अपनी कॉपी में तो यू कैन प्लॉट इट लाइक दिस। आप ऐसे पूरा तो नहीं बना पाओगे, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल प्लॉट बना दिया। इफ यू वांट टू ड्रॉ इट इन योर कॉपी सो ड्रॉ इट लाइक दिस, एक ऐसे पीक बना के ऐसे डाउन कर लो। अगर अपनी कॉपी में बना रहे हो तो इतना ही बना लो केवल, इससे भी काम चलेगा। So, ये मास नंबर, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इफ यू आर ड्राइंग इन योर कॉपी तो आप उतने zigzag बात मत बनाओ, सिर्फ एक किंग बना के और आगे डिक्रीजिंग दिखा लो, चलेगा उससे भी, बिकॉज प्लॉट आपसे कोई नहीं पूछ रहा। दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्लॉट, तो उसका ड्रॉ करने से कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि हम इससे इंटरप्रिटेशन निकालेंगे अभी। तो इंटरप्रिटेशन पार्ट पर फोकस करना है, ड्राइंग इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो उसमें जो पहला इंटरप्रिटेशन है वो ये है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयरन इज हायर, so lighter nuclei as well as heavier nuclei both are unstable. तो आयरन पे देखो पीक बन रहा है, दोनों तरफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो बहुत कम मास नंबर के न्यूक्लियाई हैं उनका भी अनस्टेबल बिहेवियर है, और जो बहुत ज्यादा मास नंबर वाले केस हैं वो भी स्टेबल अनस्टेबल बिहेवियर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस बिहेवियर के बेसिस पे दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिशन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हम लोग दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस नोटिस करते हैं। एक केस होती है न्यूक्लियर फिशन, यानी न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलो करते हैं, एक न्यूक्लियर फिशन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन। क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होकर स्मॉलर न्यूक्लियाई में जाएगा तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, और अगर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियाई बना देंगे तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी। तो जैसे ही सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और चूंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसका मतलब दोनों प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए चाहे न्यूक्लियर फिशन हो और चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो सबसे पहला टर्म लिखिए न्यूक्लियर फिशन। पहला टर्म लिख रहे हैं न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन के केस में देखो हैवी न्यूक्लियाई breaks into smaller nuclei. Heavy nuclei breaks into smaller nuclei to increase their binding energy per nucleon. Heavy nuclei breaks into smaller nuclei to increase their binding energy per nucleon is known as nuclear fission. तो अगर जैसे मान लो हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई यूरेनियम है, ये ब्रेक होकर लेड तक आया और एक और कोई दूसरा न्यूक्लियस बनाया तो उसका मास नंबर और कम हुआ, तो ये क्या बनेगा फाइनली स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। समझ में आई बात? तो मैंने लिखा हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई टू इंक्रीज देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। अब इससे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा हो गई। सो अगले स्टेप में लिखो इन दिस प्रोसेस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। In this process, high amount of energy is released. In this process, high amount of energy is released.
एंड एटॉमिक बॉम्ब follows this nuclear reaction. तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि एटॉमिक बॉम्ब में कौन से टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो इट इज न्यूक्लियर फिशन. सर हाँ सर न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में दोनों में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों बढ़ेगी सर? मतलब सर अगर अभी सर न्यूक्लियर एक बता रहे हैं ना, अभी हम हैवी से लाइट की तरफ चल रहे हैं. यूरेनियम ब्रेक होके, अभी एग्जांपल से बता रहा हूँ, यूरेनियम ब्रेक होके लाइट न्यूक्लियर में जाएगा तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा. और इधर से हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम की तरफ जा रहा है तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है. अभी समझा रहा हूँ दूसरा टाइप, पहले तुम एक तो लिखो. तो अगर हैवी न्यूक्लियर ब्रेक हो रहा है तो वो लाइटर न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है, तो उससे उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है. एटॉमिक बॉम्ब इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. तो जैसे इसका एग्जांपल देख लो, इसमें ध्यान रखना है कि हमेशा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है. अभी न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइम पे आपको उसकी रिएक्शन बताऊंगा फिर से चल के. अभी रिएक्शन देख लो, इसमें 92 यूरेनियम 235 में पहले एक न्यूट्रॉन ऐड किया स्लो मूविंग, तो उससे 92 यूरेनियम 236 बना. लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा. एटॉमिक नंबर का सम लेफ्ट साइड में राइट साइड में सेम होना चाहिए, तो 19 प्लस 0 इज 92, 235 प्लस 1 इज 236. अब जो 92 यूरेनियम 236 बना ये एक्सप्लोड करता है. अब इससे बहुत सारी रिएक्शंस होती है, मैंने उसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है. अगर आप पैकेज खोलोगे तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस लिखी हुई है, अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरली नीडेड कि हमेशा बेरियम और क्रिप्टन ही बने, कुछ भी बन सकता है. दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन. तो उसमें एक तो बेरियम बना, एक क्रिप्टन बना. तो देखो अगर हम यूरेनियम की साइड से चले यहाँ से, और यहाँ बेरियम और क्रिप्टन पे पहुंच गए लेट से, तो बेरियम इज 56, यहाँ कहीं पहुंच गए और क्रिप्टन और पीछे चला गया. तो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर से देखना पड़ेगा. तो बेरियम और क्रिप्टन यहाँ पीछे आएंगे कहीं पे भी. तो विद रिस्पेक्ट टू यूरेनियम दोनों के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो इसका मतलब इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, रिएक्शन फेवर करेगी. समझ आई बात? और इस प्रोसेस में फिर से 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं जो नॉर्मली हाई स्पीड के होते हैं. तो एयर में रहते रहते धीरे धीरे स्लो डाउन करते हैं और फिर रिएक्शन आगे कैरी करते हैं. और इस प्रोसेस में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं. समझ में आई बात? ठीक है. तो दिस इज योर न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है विद द कन्वर्जन ऑफ यूरेनियम टू बेरियम एंड क्रिप्टन. तो मास नंबर जो 236 था वो डिक्रीज होकर 141 और 92 के ब्रैकेट में आ गया. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज कर गई. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होने का मतलब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर गई. जो एनर्जी डिक्रीज हुई वही लॉस हो गई, दैट इज योर न्यूक्लियर एनर्जी. प्लस इस प्रोसेस में कभी कभी थोड़ा मास डिफेक्ट और आता है, तो और बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. और इसका दूसरा प्रोसेस इज न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में क्या हो रहा है कि जो लाइटर न्यूक्लियाइज है वो कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियाई बना रहा है, जिससे फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंक्रीज कर रही है. इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. और इस प्रोसेस में भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. जो हमारी सोलर एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से क्रिएट होती है. यह हाइड्रोजन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट भी लगभग लगभग यही होता है. तो आपको सोलर एनर्जी का एग्जांपल लिख लेना है. सो राइट डाउन फॉर दिस, lighter nuclei combines to form lighter nuclei combines to form lighter nuclei combines to form heavy nuclei, again to increase binding energy per nucleon, again to increase binding energy per nucleon, is known as nuclear fusion. Is known as nuclear fusion. In this process also, high amount of energy is produced. In this process also high amount of energy is produced
उसका एग्जांपल लिखना है तो लिख लीजिए कॉज ऑफ सोलर एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे एटॉमिक बॉम्ब के लिए न्यूक्लियर फिशन बताया, वैसे सोलर एनर्जी का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है या सोलर एनर्जी का जो कॉज है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें क्या होता है, दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं और हीलियम बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर दो ड्यूटेरियम कंबाइन होकर हीलियम बनेगा, तो देखो ये ड्यूटेरियम और ये हीलियम है, तो अगर दो ड्यूटेरियम कंबाइन होकर हीलियम में कन्वर्ट होंगे तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जा रहा है। अगर आप वैल्यू के टर्म में देखो तो ड्यूटेरियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 और 3 के बीच में है, जबकि हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 और 8 के बीच में है। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये सोलर एनर्जी का प्रिंसिपल कॉज है। सोलर एनर्जी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के कॉम्बिनेशन से हीलियम बनता है, उसी से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अभी अगर कोई डाउट है तो बोलिए फटाफट, अदरवाइज हम इसके क्वेश्चंस को चलते हैं। सो नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन। If the atomic masses of lithium, helium and proton are 7.01823, इसमें थोड़ा एक्यूरेसी से कैलकुलेट करना होता है क्योंकि मास डिफेक्ट है, बहुत थोड़े से मास चेंज से बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी एक्यूरेट करनी होती है। So if the atomic masses of lithium, helium and proton are given 7.01823 AMU, 4.00387 AMU and 1.00815 AMU respectively, calculate the energy that will be evolved in the reaction। इसमें लिथियम की रिएक्शन प्रोटॉन से करा के 2 मोल हीलियम बना रहे हैं, और आपको गिवन है कि 1 AMU एनर्जी को आपको 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको मास डिफेक्ट निकालना है। हमारी रिएक्शन के हिसाब से जो मास डिफेक्ट आ रहा है वो 2 मोल तो हीलियम बन रहा है, तो 2 इंटू मास ऑफ हीलियम 4.00387, इतना मास तो प्रोड्यूस हो रहा है, और जो कंज्यूम हुआ है उसमें से डिफरेंस कर दो, तो कंज्यूम मास कितना है, लिथियम प्लस हाइड्रोजन, सो इट इज 7.0183 7.01823 प्लस 1.00815, इतना मास तो लॉस हुआ, और इसमें से प्रोड्यूस कितना हो गया, 2 टाइम्स मास ऑफ हीलियम 4.00387। ये आपका लॉस ऑफ मास हो गया जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पहले इसको सॉल्व करके निकालना है। ये 0.01864 आना चाहिए, 0.01864 AMU आ गया होगा। यस सर। बस अब इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दो सीधे, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो E इक्वल टू mc स्क्वायर लगाओ, या तो इसको मास AMU को फिर आप kg में कन्वर्ट करके, या ऊपर सीधे डेटा दे रखा है कि 1 AMU मास की वजह से 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो आप उसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में चूंकि दे दिया 931, तो हम 931 यूज करेंगे, नहीं दिया होता तो हम 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं, और तो उससे बहुत अंतर नहीं आता, बट जितना भी आएगा उसको करना है। सो 0.01864 into 931.5 या 931 इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसको सॉल्व कर दीजिए। सर 17.35 आ रहा है। हाँ 17.35 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसको हम लोग लिखेंगे मास डिफेक्ट इनटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.01864 इनटू 931 17.36 के आसपास आंसर आ जाएगा। ये आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मिलियन इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मिली नहीं है। अगर इसको वैल्यू में लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यही वैल्यू लिखोगे तो 10 पावर 6 मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 1.736 into 10 to the power 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ एनर्जी। ध्यान रखना, इट इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट मिली, बी केयरफुल। ठीक है, क्लियर हो गया समझ? चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसी का। So next question लिखिए, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर 27 कोवॉल्ट 59। कोवॉल्ट 59 का मास दे रखा है 58.95 AMU,
हाइड्रोजन एटम का मास दे रखा है 1.08142। हाइड्रोजन एटम का मास से आप समझ गए होंगे मास ऑफ प्रोटॉन यूज करना है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.00892 AMU। तो मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस का मास अपने कंस्टिट्यूएंट के मास से कम होता है तो जो डिफरेंस ऑफ मास होता है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो यहाँ हम सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे। तो कोबाल्ट के अंदर आप अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो कोबाल्ट के अंदर प्रोटॉन होंगे 57 और न्यूट्रॉन आएगा 32। तो मास डिफेक्ट निकालने से पहले आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर लिखो। तो हमारे पास 27 कोबाल्ट 59 है, तो उसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे तो 27, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे तो इट इज 59 माइनस 27 यानी 32। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है। तो कंस्टिट्यूएंट के मास में से न्यूक्लियस का मास सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कंस्टिट्यूएंट का मास हुआ 0.00142 इंटू 27 प्लस 1.00898 इंटू 32। ये तो कंस्टिट्यूएंट्स का मास हो गया माइनस द मास ऑफ द कोबाल्ट व्हिच इज माइनस 58.95 माइनस 58.95। ये आपका मास डिफेक्ट आ गया। पहले इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर देंगे। मास डिफेक्ट कितना आ रहा है? लगभग 0.45 समथिंग। एग्जैक्ट लिखेंगे तो 0.556438 AMU आएगा अगर आप बहुत एक्यूरेट लिखना चाहते हो तो। और तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2 प्लेस डेसिमल तो एकदम करेक्ट लिखा जाए। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे सबसे पहले, so 0.556438 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करेंगे, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विच इज 59। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब बाइंडिंग एनर्जी में न्यूक्लियॉन के नंबर से डिवाइड करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन is equal to 0.55648 into 931.5 by 59। इसको सॉल्व करके आपको अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है कितना आएगा। वैल्यू सॉल्व होके 8.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए। If it is okay, then go for the next question. Next question लिखना है calculate the energy involved in joules per mole of helium by the fusion of two deuterium nuclei. The masses of deuterium and helium nuclei are 2.014 AMU and 4 AMU respectively. Calculate the energy involved in joules per mole of helium by the fusion of two deuterium nuclei. The mass of deuterium and helium nuclei are 2.014 AMU and 4 AMU respectively. तो इस क्वेश्चन में देखो फिर से पहले इक्वेशन लिख लो। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो गया, तो 2 ड्यूटेरियम एटम कंबाइन होके एक हीलियम एटम बना रहे हैं या हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं, और इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लो। तो जो हीलियम का मास दे रखा है वो है 4 यूनिट्स, और 2 ड्यूटेरियम का जो मास किया है वो है 2.014 इंटू 2, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वैल्यू 0.014
028 AMU आ गया होगा पहले, उसके बाद यहाँ से एनर्जी निकाल लो। एनर्जी निकालने के लिए इक्वेशन लगाएंगे E इक्वल टू mc²। तो हमें आंसर जूल्स में चाहिए, तो पहले जो मास दिया है AMU में उसको पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करो अवोगाद्रोस नंबर से डिवाइड करके। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम्स। ग्राम्स को kg में कन्वर्ट करेंगे 10 पावर -3 और मल्टीप्लाई करो और उसको 3 × 10⁸ इक्वल टू mc² इक्वेशन लगी। अगर आपको इक्वेशन नहीं समझ में आ रही तो यहाँ पे देख लो E इज इक्वल टू mc² एक इक्वेशन ये लगाइए एंड 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम्स। दूसरा इंफॉर्मेशन ये यूज किया, दो इंफॉर्मेशन यूज कर ली मैंने। 1 AMU is equal to 1/Na ग्राम मोल कॉन्सेप्ट से एंड E is equal to mc²। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करोगे, वैल्यू बताओ मेरे हिसाब से कितनी आ रही है। अब उसने पूछा एनर्जी रिलीज पर मोल ऑफ हीलियम पूछ रहा है। ये जितनी एनर्जी मैंने लिखी है ये एक हीलियम एटम के लिए है। सो एनर्जी पर मोल ऑफ हीलियम प्रोड्यूस्ड उसमें अवोगाद्रोस नंबर से फिर मल्टीप्लाई कर देना। उसको सिंपलीफाई करोगे ये 2.52 × 10⁻12 जूल्स आना चाहिए। यस 2.52 आ रहा है सर। इसी में कभी कभी इसका दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता था कि पर ड्यूटेरियम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसी का दूसरा पार्ट भी लिख सकते थे। एनर्जी पर मोल ऑफ ड्यूटेरियम अगर निकालते, क्योंकि हमारा फ्यूल तो वही है, हाफ कर देते। तो इसी का हाफ कर देते। तो ये वैल्यू 1.26 × 10⁻12 जूल आएगी। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि 1 मोल ड्यूटेरियम मतलब अगर 2 ग्राम ड्यूटेरियम कंज्यूम हो रहा है तो 1.26 × 10⁻12 जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? स्टॉप हियर, आगे का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।